हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू विंद स्टडी हब। दोस्तों, आज से हम जो वन लाइनर फैक्ट की चर्चा करेंगे। पिछले वन लाइनर फैक्ट के 2-3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, इनको आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे एमपी पुलिस, एमपी एसआई और पटवारी। यहाँ पे हम बात करेंगे वन लाइनर फैक्ट, जितने भी हम कवर करेंगे, जितने हो सकेंगे। जो हमारी वन लाइनर फैक्ट की सीरीज़ चल रही है, इसमें हम 50 वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे सभी वन लाइनर फैक्ट होंगे। 50 या 100 प्रत्येक वीडियो में वन लाइनर फैक्ट होंगे, जो एमपी पुलिस, एमपी एसआई और एमपी पटवारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आइए शुरू करते हैं। यह सीरीज़ हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। देखते हैं रेड ब्लड सेल्स, बात करेंगे लाल रक्त कणिकाओं की। लाल रक्त कणिकाओं की देखें तो जो लाल रक्त कणिका होती हैं, इनका निर्माण कहाँ पे होता है? तो आपको पता है लाल रक्त कणिका का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितने दिन होता है, ये भी आपको याद रखना है। लाल रक्त कणिकाओं को जो जीवन काल है यह 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन, और इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। वही हम इसके अकॉर्डिंग देखें, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ, इनका भी निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, लेकिन इनका जीवन काल जो होता है वह 1 से 4 दिन होता है। और ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखेंगे श्वेत रक्त कणिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? यह वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट्स और लाल रक्त कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेगा पेपर में, तो आप इसको याद रखेंगे। यहाँ पे हम वन लाइनर फैक्ट की चर्चा कर रहे हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे, ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे। तो जो लाल रक्त कणिकाओं को हम एरिथ्रोसाइट्स और श्वेत रक्त कणिकाओं को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। अगर श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 1 से 4 दिन, वहीं लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है, और इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखेंगे अगला फैक्ट जो है, शरीर का ताप नियंत्रक कौन होता है? शरीर में जो हमारे ताप को नियंत्रित करती है, ताप दाब को नियंत्रित करती है, वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। ये हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे वही फैक्ट शामिल किए गए हैं, वही वन लाइनर फैक्ट की चर्चा करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, या तो उनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। देखेंगे मनुष्य की सर्वदाता समूह कौन सा है? जो ओ समूह होता है वह सर्वदाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, आपको याद रखना है। सर्वग्राही की बात करें तो सर्वग्राही AB होता है, यूनिवर्सल रिसिप्टर होता है। रक्तचाप को मापने वाला यंत्र कौन सा है? वेरी मोस्ट है। रक्तचाप को मापने वाला यंत्र है स्फेग्नोमैनोमीटर है। क्या है? स्फेग्नोमैनोमीटर है, जो रक्तदाब को नापता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो आपको याद होगा, ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है, स्प्लेन को कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं। ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे अगला फैक्ट जो है, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो आपको पता होगा भोजन का पाचन जो होता है वह मुख से प्रारंभ होता है। मुख में होता है, सबसे अंतर्ग्रहण उसका मुख से होता है। अंतर्ग्रहण कहाँ से होता है? मुख से होता है। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख से होता है। फिर कहाँ पे जाता है पाचन? फिर वह जाता है अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, ऐसे होता है। यदि हम देखें तो आमाशय से जो जाता है, आमाशय में भोजन लगभग, यदि हम बात करें, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में, आमाशय को देख लेते हैं। आमाशय की बात करें तो आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है, और यहाँ पे एक रस निकलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जठर रस। जठर रस कहाँ से निकलता है? आपको याद रखना है, आमाशय से निकलता है। यह जठर रस 2 प्रकार से होता है। किसमें? पेप्सिन और रेनिन। 2 टाइप्स में होता है, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन होता है। ये पेप्सिन जो होता है पेप्सिन होता है, ये प्रोटीन को प्रोप्टॉन्स में बदलता है। किसको? प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदलता है। और वही हम यदि बात करें रेनिन, यह दूध में घुली हुई प्रोटीन को कैसिनोजिन में बदलता है।
तो हमने देखा आमाशय, यहाँ से जठररस निकलता है। जठररस दो प्रकार का होता है, पेप्सिन और रेनिन। और पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है, और रेनिन दूध में घुली हुई प्रोटीन को कैसिनोजन में परिवर्तित करता है। और आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है, ये आपको याद रखना है। यदि हम बोले सबसे सर्वाधिक जो भोजन का पाचन क्रिया कहाँ पे पूर्ण होती है, यहाँ पे देख लेते हैं। इसके साथ ही भोजन की जो पाचन क्रिया होती है वो कहाँ पे पूर्ण होती है, पाचन क्रिया कहाँ पे पूर्ण होती है। भोजन की जो पाचन क्रिया है वह कहाँ पे पूर्ण होती है, वह छोटी आंत में पूर्ण होती है। कहाँ पे? छोटी आंत में। भोजन की पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। और इसी छोटी आंत से एक ट्रिक देखेंगे, जहाँ से निकलने वाले एंजाइम्स की बात करेंगे या निकलने वाले रस की बात करेंगे। तो यहाँ पे स्माइल, क्या आपको ट्रिक याद रखनी है? स्माइल से आप देखेंगे, स्माइल में आप बात करेंगे इरेप्सिन, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज की बात करेंगे। ये सब निकलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलते हैं, आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला जो हमारा फैक्ट है, पचे हुए भोजन का शोषण कहाँ होता है। यहाँ पे हमने देखा छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है? छोटी आंत पे होता है। पित्तरस स्रावित होता है। पित्तरस कहाँ से निकलता है? यकृत से। पित्तरस कहाँ से निकलता है? पित्तरस यकृत से निकलता है। चर्चा करते हैं यकृत की। यकृत में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसमें लीवर बोलते हैं। क्या? लीवर बोलते हैं। लीवर की बात करेंगे तो लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर ग्रंथि की बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, मानव शरीर की ग्रंथि है। इसका जो वजन होता है 1.5 kg से 2 kg तक होता है। लीवर का जो भार होता है वह 1.5 kg से 2 kg तक होता है। पित्तरस यहाँ से निकलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है, पित्तरस कहाँ से निकलता है? पित्तरस यकृत से निकलता है। इसके बाद जो यह पित्तरस क्या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। पित्तरस क्या करता है? यह ग्लूकोज को कहाँ में परिवर्तित करता है? ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, जो यकृत से निकलता है। तो इतनी बातें रही यकृत में, आपको याद रखनी है। यहाँ पे हम महत्वपूर्ण फैक्ट की चर्चा करेंगे, जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। इसके बाद देखेंगे विटामिन ए कहाँ संचय होता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए कहाँ संचय होता है? विटामिन ए यकृत में संचय होता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, हमने पहले ही चर्चा कर चुका है, यकृत। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसके बाद सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है? मास्टर ग्रंथि होती है। कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। सबसे छोटी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। मनुष्य में पसलियों की संख्या की बात करें तो मनुष्य में जो पसलियों की संख्या होती है वह 12 जोड़ी पसली होती है। 12 जोड़ी यानी अगर पसलियों मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी, और मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206। और मनुष्य में मांसपेशियाँ जो मसल्स होती हैं उनकी संख्या होती है 639। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपको तीनों फैक्ट ही याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या होता है। जो लार में एंजाइम पाया जाता है, जहाँ से भोजन का पाचन शुरू होता है, पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस एंजाइम का नाम है टाइलिन। और यह लार में पाया जाता है, यानी मुख के पास होता है, मुख में पाया जाता है, लार में पाया जाता है, यह आपको याद रखना है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? लिंग निर्धारण मुख्यतः पुरुष क्रोमोसोम से होता है। एस्ट्रोजन, प्रोस्टेजन का नाम सुना होगा आपने। एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजन ये लिंग निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रोस्टेजन और एस्ट्रोजन। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठी होता है, दयालिंद, बायालिंद, दयानिलय, बायानिलय, आप याद रखेंगे। 4 कोष्ठी होता है मनुष्य के हृदय। और साइंस के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा है। यदि आपसे पूछे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आपको याद रखना है शरीर का सबसे बड़ा जो अंग होता है वह कौन सा होता है? त्वचा होता है। सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है।
और त्वचा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, आपको याद रखना है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। और तंत्रिका कोशिका की जो इकाई है क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन आपको याद रखना है। क्या याद है? न्यूरॉन। इसके बाद बात करेंगे शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 22। कितनी होती है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या? 22। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर पर दिन। मूत्र में दुर्गंध का कारण क्या है? यूरिया। क्या दुर्गंध का कारण है? यूरिया। आपको याद रखना है, यूरिया दुर्गंध का कारण होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 6। आपको याद रखना है। और जो यहाँ पे एक फैक्ट याद रखना है, जो मूत्र का पीला रंग होता है, पीला रंग वो क्यों होता है? पेशाब का जो पीला रंग होता है वह है यूरोक्रोम के कारण पीला रंग होता है। यह आपको याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है। पीला रंग क्यों होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मानव का जो मूत्र होता है वो पीले रंग का होता है। आइए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो हमने देखा है 2 पैमाने, 3 पैमाने, चाहे डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें, चाहे डिग्री सेल्सियस की बात करें या केल्विन की बात करें, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस में होता है और 310 केल्विन में होता है। तो आपको याद रखना है, तीनों पैमानों में याद रखना है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन होता है। यह भी आपको याद रखना है। मानव शरीर में जो टिबिया हड्डी होती है कहाँ पे पाई जाती है? तो आपको याद रखना है, मानव शरीर में जो टिबिया हड्डी होती है यह पैरों में पाई जाती है। टिबिया काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो यह कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक होता है। कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक होता है। इसके बाद बात करेंगे रुधिर का थक्का जमने में क्या, रुधिर को थक्का जमने में सहायक देता है। तो रुधिर का जो ब्लड क्लॉट जमने में सहायता देता है वो होता है प्लेटलेट्स। आपको ये भी याद रखना है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी कहते हैं। मनुष्य और रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी कहते हैं। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस है नाइट्रोजन। सर्वाधिक मात्रा में ली जाती है, आपको पता होगा। जीवित जीवाश्म कौन सा होता है? जीवित जीवाश्म होता है एबंडेंट गैसेस होती हैं जो साइकस कहलाता है जीवित जीवाश्म। मिनीमाता रोग होता है मरकरी के प्रदूषण से होता है मिनीमाता रोग। इटाई रोग कैडमियम की कमी से होता है। यहाँ पे देख लेना है आपको, इटाई रोग, इटाई रोग यह होता है कैडमियम के कारण होता है इटाई रोग। और मिनीमाता रोग होता है पारे के कारण। ये भी आपको याद रखना है। मानव त्वचा के अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो त्वचा के अध्ययन करने वाली विज्ञान को हम क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहते हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या? एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। पित्तरस कहाँ से निकलता है? हमने बात करी, पित्तरस यकृत से निकलता है। यकृत 1.5 होता है। मानव शरीर का रुधिर बैंक कौन कार्य करता है? स्प्लेन कार्य करता है ब्लड बैंक के रूप में। ये आपको याद रखना है। ब्लड में से हमने चर्चा की। ब्लड बैंक जो RH फैक्टर की खोज की थी लॉर्ड कैंट स्टीनर ने की थी, हमने चर्चा की। RBC WBC होता है। RBC की बात की थी, RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, आपको याद रखना है। जीवन काल 120 दिन होता है। वहीं WBC की बात करें तो केंद्रक पाया जाता है। इनका जीवन काल 1 से 4 दिन होता है और इनका जो निर्माण होता है वो अस्थिमज्जा में होता है। दोनों की हमने चर्चा की थी, अस्थिमज्जा में निर्माण होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है? तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये आपको याद रखना है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन लोहा होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? लोहा होता है, ये भी आपको याद रखना है। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण जमता है? ये भी आपके रखना है। मानव शरीर में जो खून जमता है वो हिपैरिन के कारण जमता है और हिपैरिन की जगह हम एक बात करेंगे, फाइब्रोनोजिन की बात करेंगे। किसकी? फाइब्रोनोजिन की बात करेंगे। फाइब्रोनोजिन को देखेंगे यह किसके लिए सहायक होता है? तो फाइब्रोनोजिन होता है रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। क्या होता है? यह नहीं होता है और यह रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। क्या? रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है
फाइब्रोनोजिन और हिपेरिन रक्त का थक्का नहीं जमने देता, यह आपको याद रखना है। इसके बाद चर्चा करेंगे रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो एंटीबॉडी के निर्माण में लिम्फोसाइट्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आपको याद रखना है। आरबीसी का जो शमशान किसे कहा जाता है, आरबीसी का शमशान कहा जाता है प्लीहा को, आपको याद रखना है। आरबीसी का शमशान कहा जाता है प्लीहा को, और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, ये भी आपको याद रखना है। आरबीसी का कब्र प्लीहा को कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं क्रेब चक्र में किसका संश्लेषण होता है। तो क्रेब चक्र में पाइरूबिक अम्ल का संश्लेषण होता है क्रेब चक्र में, आपको याद रखना है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है। मानव शरीर में जो यूरिया का निर्माण होता है वह यकृत में होता है, और यकृत के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद देखेंगे रक्त की अशुद्धि किस अंग में जाकर क्षमती है। तो जो रक्त की शुद्धि होती है यह वृक्क में जाके क्षमती है। कहाँ पे, वृक्क में जाके क्षमती है। कहाँ पे, किडनी पे रक्त को छानने का कार्य करती है। श्वसन क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है। श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया पे संपन्न होती है, यह आपको याद रखना है। श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पे श्वसन क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है। तो श्वसन क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ये आपको याद में रखना है। यहाँ पे हमने चर्चा की कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में। अब आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। क्या है अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट, तो आपको याद रखना है जो हमने यहाँ पे चर्चा की कि आरबीसी डब्ल्यूपीसी की चर्चा की, जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखेंगे आरबीसी की चर्चा करेंगे और डब्ल्यूबीसी की चर्चा करेंगे। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो आरबीसी में जो होता है इसमें केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। यदि हम बात करेंगे इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, और इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन, को याद रखना है। दोनों का जो निर्माण होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों का जो निर्माण होता है, दोनों का ही निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा पे होता है दोनों का निर्माण, ये आपको याद रखना है। यदि हम बोले इनका कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो इनका कब्रिस्तान कहते हैं प्लीहा को। किसका कब्रिस्तान किसे कहते हैं, प्लीहा को कब्रिस्तान कहते हैं, ये आपको याद रखना है। जो डब्ल्यूबीसी में होती है, डब्ल्यूबीसी में एक ब्यूटोफिल्स कणिकाओं द्वारा बना होता है। जो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है ये आपको याद रखना है। डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है इसके लिए एक फैक्ट आपको याद रखना है, कभी पूछ सकता है। डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है यह ब्यूटोफिल्स किससे होता है, ब्यूटोफिल्स कणिकाओं द्वारा होता है, यह आपको याद रखना है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण करण होता है, और इसका जो कार्य होता है, इसका डब्ल्यूबीसी का जो कार्य होता है रोगों को संक्रमण से बचाना होता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, संक्रमण से बचाना होता है, यह भी आपको याद रखना है, कभी पूछ सकता है आपसे। डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है संक्रमण से बचाना होता है। जैसे आप मान लीजिए एड्स जैसे रोगों के संक्रमण से जो बचाता है वह डब्ल्यूबीसी ही बचाता है, तो यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए देखते हैं इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, आने वाली परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनका जो कार्य होता है वो ऑक्सीजन को रक्त तक पहुंचाते हैं एवं CO2 को बाहर लाते हैं। वहीं पे हमने चर्चा की दो चीज़ों की चर्चा की, आपको याद रखना है। एक हमने चर्चा की फाइब्रोनोजिन की, किसकी चर्चा की हमने, फाइब्रोनोजिन की। ये जो फाइब्रोनोजिन होता है यह रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का जो जमता है, स्थिरीकरण जमता है, ये फाइब्रोनोजिन होता है। और एक होता है हिपेरिन, क्या होता है, हिपेरिन। मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और उसका रक्त बहता ही जा रहा है, जम नहीं रहा है, तो समझ लेना है उसमें हिपेरिन की कमी है। किसके रक्त का थक्का नहीं जमता है तो उसमें हिपेरिन की कमी है, और रक्त का थक्का जमता है तो मतलब फाइब्रोनोजिन पर्याप्त मात्रा में है। यह फैक्ट दोनों आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछा गया यह तथ्य है, इसलिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे, हमने बात की रक्त समूह की, बात की इसी वीडियो में हमने देखा रक्त समूह के बारे में फैक्ट की चर्चा की। रक्त समूह की जो खोज करता है वह कार्ल लैंडस्टीनर है, कार्ल लॉर्ड हमने लिख दिया, कौन है, कार्ल लैंडस्टीनर साहब हैं।
कार्ल लैंडस्टीनर को देखते हैं, रक्त समूह की खोज करता है। इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज़ भी मिला है, आपको ये भी याद रखना है। वर्ष 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है लॉर्ड कैंडस्टीनर को। और जो ओ ग्रुप होता है, ओ यूनिवर्सल डोनर होता है। क्या यूनिवर्सल डोनर होता है? क्या होता है? ओ यूनिवर्सल डोनर होता है। यदि हम बात करेंगे ए बी की, तो यह यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, मतलब सर्वग्राही होता है, सभी से ब्लड ले सकता है और वो सभी को ब्लड दे सकता है। यह आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने चर्चा की साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के लिए, जो हमारे आने वाली परीक्षा एमपी पुलिस, एमपी एसआई और पटवारी के लिए महत्वपूर्ण है। यह आपको यहाँ से आपको 4 नंबर 5 नंबर साइंस से देखने को मिलेंगे पेपर से। आप यहाँ पे जो हमारी सीरीज़ चल रही है मध्य प्रदेश एसआई, पटवारी और पुलिस विशेष की जो हमारी सीरीज़ चल रही है साइंस के लिए, इसमें आपको यहाँ से वन लाइनर जो फैक्ट हैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपको हमारे इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल BSH कोचिंग पेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप बिंद स्टडी हब 2 टेलीग्राम के चैनल किसी को आप ज्वाइन करके वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही वन लाइनर फैक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।